आज जब हम वृंदावन, गोकुल या ब्रज की गलियों से गुजरते हैं तो हमारे सामने मंदिर, आश्रम, दुकानें और श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देती है। लेकिन कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि इसी ब्रज भूमि में उस समय का जीवन कैसा रहा होगा जब श्री कृष्ण बालक थे, जब न इतनी बड़ी बस्तियां थी, न आज जैसी सड़कें और न ही आधुनिक सुविधाएं। तब ब्रज के लोग सुबह कैसे उठते होंगे, उनका घर कैसा होता होगा, वे क्या खाते होंगे, दिन भर क्या करते होंगे और उनका जीवन यमुना, गायों और आसपास के जंगलों से कितना जुड़ा हुआ था। कृष्णकालीन ब्रज को समझने का अर्थ केवल श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करना नहीं है। उन लीलाओं के पीछे एक पूरा ग्रामीण समाज भी था। गोप और गोपियाँ थी, परिवार थे, गाय थे, झुंड थे, खेत और वन थे, यमुना थी और ऐसे छोटे छोटे गांव थे जहां लोगों का जीवन प्रकृति के बहुत करीब था। प्राचीन ग्रंथों में मिलने वाले वर्णनों और ब्रज की पुरानी परंपराओं से उस जीवन की कुछ झलकियां मिलती हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, हमारे पास उस समय की कोई ऐसी डायरी या दिन प्रतिदिन का विवरण नहीं है जिससे हम कह सके कि हर व्यक्ति की सुबह ठीक इसी तरह होती होगी। इसलिए जो तस्वीर सामने आती है वो अलग अलग प्राचीन वर्णनों और परंपराओं से मिले संकेतों को जोड़कर समझी जाती है। उस समय का ब्रज आज की तरह केवल एक बड़ा धार्मिक नगर नहीं था। यह गांव और ग्रामीण बस्तियां थी और लोगों का जीवन पशुपालन, कृषि, घरेलू काम और स्थानीय संसाधनों से गहराई से जुड़ा हुआ था। ब्रज की पहचान में गायों का स्थान इतना महत्वपूर्ण था कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत बड़ा हिस्सा ही गोपाल जीवन के आसपास दिखाई देता है। श्री कृष्ण को गोविंद और गोपाल जैसे नामों से पुकारा जाना भी इसी संस्कृति की ओर संकेत करता है। कल्पना कीजिए, ब्रज की एक सुबह की सूरज निकलने से पहले ही गांव धीरे धीरे जाग रहा है। घरों के भीतर दिन के काम शुरू हो चुके हैं। कहीं दूध दुहा जा रहा है, कहीं घर के लिए भोजन की तैयारी हो रही है और कहीं परिवार के लोग अपने पशुओं की देखभाल में लगे हैं। उस समय आज जैसी बिजली की रोशनी या मशीनों की सुविधा नहीं थी, इसलिए दिन का बड़ा हिस्सा सूर्य के प्रकाश और प्राकृतिक समय चक्र के अनुसार ही चलता रहा होगा। ब्रज के गोपाल परिवारों के लिए सुबह का एक महत्वपूर्ण काम था गायों की देखभाल, गायों को चारा देना, उनका दूध दूहना और फिर उन्हें चराने की तैयारी करना ग्रामीण जीवन का हिस्सा रहा होगा। दूध से दही, माखन और घी जैसे पदार्थ तैयार किए जाते थे। यही कारण है कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में माखन, दही और दूध बार बार दिखाई देते हैं। ये केवल कथा के मनोरंजन प्रसंग नहीं है, बल्कि उस ग्रामीण जीवन की झलक भी देते हैं जिसमें पशुधन, परिवार की अर्थव्यवस्था और भोजन दोनों से जुड़ा हुआ था। नंद बाबा के परिवार और गोकुल के गोप समुदाय का वर्णन हमें इसी ग्रामीण परिवेश की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का बचपन किसी राजमहल में नहीं, बल्कि ऐसे ही गोपाल जीवन के बीच बीता हुआ बताया जाता है। सुबह घर से निकलते ग्वाल बाल, उनके साथ जाती गाय और दिन भर प्रकृति के बीच बिताया समय, इन प्रसंगों में हमें उस समय के बाल जीवन की एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। आज के बच्चों की तरह उस समय भी बच्चों का जीवन केवल घर के अंदर नहीं बीतता था। ब्रज का प्राकृतिक वातावरण ही उनके लिए खेल का मैदान था। ग्वाल बालों के साथ घूमना, गायों के पीछे पीछे जाना, यमुना के आसपास समय बिताना और वन क्षेत्रों में खेलना। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं। इन्हीं प्रसंगों से पता चलता है कि उस समय के बच्चों का जीवन प्रकृति के साथ कितना जुड़ा हुआ था। श्री कृष्ण और उनके सखाओं की कथाओं में बार बार एक दृश्य सामने आता है। गायों का समूह, हाथों में लकड़ी की लाठी लिए हुए ग्वाल बाल और सामने खुली ब्रजभूमि। यह दृश्य केवल धार्मिक भाव पैदा नहीं करता, बल्कि हमें उस समाज की एक झलक भी देता है जिसमें पशुपाल दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। ब्रज का जीवन केवल गायों और वन तक सीमित नहीं था। खेती भी ग्रामीण जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार रही होगी। अनाज, चारा और दूसरे आवश्यक संसाधनों के लिए भूमि पर निर्भरता थी।
गांवों के अलग अलग परिवार अपने अपने काम करते हुए एक दूसरे पर निर्भर रहते होंगे। यही सामुदायिक जीवन किसी भी ग्रामीण समाज को चलाने का आधार होता है। और इस पूरे जीवन के बीच यमुना का महत्व बहुत बड़ा था। यमुना केवल एक पवित्र नदी के रूप में नहीं, बल्कि ब्रज के प्राकृतिक जीवन का भी हिस्सा थी। पानी, पशुओं की जरूरतें और आसपास की प्राकृतिक गतिविधियां, इन सब के लिए नदी और उनके किनारों का क्षेत्र महत्वपूर्ण रहा होगा। यही कारण है कि कृष्ण की अनेक लीलाएं यमुना और उनके आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हुई मिलती है। उस समय का ब्रज आज की तरह पक्की सड़कों और वाहनों से भरा हुआ नहीं था। गांव को जोड़ने वाले रास्ते प्राकृतिक पगडंडियों और कच्चे मार्गों के रूप में रहे होंगे। लोग पैदल चलते थे, पशुओं के साथ यात्रा करते थे और आसपास के वन तथा जल स्रोत उनके दैनिक जीवन का हिस्सा थे। दूरी का अनुभव भी आज से अलग रहा होगा, क्योंकि कुछ किलोमीटर की यात्रा भी उस समय एक पूरी ग्रामीण यात्रा जैसी महसूस हो सकती थी। दोपहर तक गांव का जीवन अपने सबसे व्यस्त समय में पहुंच जाता होगा। कुछ लोग पशुओं के साथ बाहर होते, कुछ खेती या घरेलू काम में लगे होते और बच्चे अपने समूह के साथ रहते। घरों में महिलाएं भोजन और दूध से जुड़े काम करती, पुरुष पशुपालन या खेती जैसे कार्यों में लगे रहते। हालांकि उस समय के समाज में काम का वास्तविक विभाजन क्षेत्र परिवार और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग रहा होगा। यह भी हमें केवल आधुनिक कल्पना के आधार पर तस्वीर नहीं बनानी चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में गोप गोपियां, पशुपालन, दूध दही, वन और ग्रामीण जीवन के जो संकेत मिलते हैं, उन्हीं से हम उस समय के ब्रज के सामाजिक जीवन को समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस जीवन की सबसे खास बात शायद उसकी प्रकृति के साथ निकटता थी। आज हम घर से निकलकर किसी बाजार, स्कूल या कार्यालय तक पहुंचने के लिए वाहन का सहारा लेते हैं। उस समय ब्रज के ग्रामीण जीवन में घर से बाहर निकलते ही प्रकृति शुरू हो जाती थी। खेत, पेड़, पशु, खुले रास्ते और दूर तक फैली ब्रजभूमि। और यही वातावरण श्री कृष्ण के बचपन की कथाओं को इतना जीवंत बनाता है। जब हम सुनते हैं कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ गाय चराने जाते थे, तो उसके पीछे केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक पूरा ग्रामीण जीवन दिखाई देता है। ऐसा जीवन जिसमें सुबह गायों की देखभाल से शुरू होती है, दिन प्रकृति के बीच बीतता है और परिवार तथा समुदाय उसके केंद्र में रहते हैं। कृष्णकालीन ब्रज का ये जीवन शायद आज के लिए बहुत साधारण लगे, लेकिन उस समय इसी सादगी में जीवन की गति थी। भोजन प्रकृति से जुड़ा था, पशुधन परिवार का हिस्सा था, बच्चे खुले वातावरण में बड़े होते थे और गांव का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। और जब दिल ढलने लगता होगा, तब वही गाय जिन्हें सुबह चराने के लिए ले जाया गया होगा, धीरे धीरे वापस गांव की ओर लौटती होगी। उनके साथ लौटते ग्वाल बालों की आवाजें, घरों में जलती रोशनी और पूरे दिन के बाद परिवारों का फिर एक साथ होना, यही से कृष्णकालीन ब्रज की दिनचर्या का दूसरा रंग दिखाई देता है। गायों के लौटने के बाद गांव का वातावरण धीरे धीरे शांत होने लगता होगा। दिन भर बाहर रहने वाले लोग अपने घरों की ओर लौटते और परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ समय बिताते। उस समय घर केवल सोने या रहने की जगह नहीं था, बल्कि परिवार के जीवन का केंद्र था। भोजन बनाना, बच्चों की देखभाल करना, पशुओं की व्यवस्था करना और अगले दिन की तैयारी, इन सब कामों के बीच परिवार का जीवन चलता था। ब्रज की ग्रामीण जीवन में दूध और उससे बनने वाले पदार्थों का विशेष स्थान था। दूध को दही में बदलना, दही से माखन निकालना और घी तैयार करना केवल भोजन की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उस समय की घरेलू अर्थव्यवस्था और दैनिक जीवन का भी हिस्सा रहा होगा। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में माखन और दही के प्रसंग बार बार आते हैं, इसलिए इन पदार्थों का ब्रज के जीवन में महत्व समझा जा सकता है। भोजन की बात करें तो ब्रज के लोगों का जीवन स्थानीय संसाधनों पर आधारित रहा होगा। अनाज, दूध, दही, घी, फल और वन से मिलने वाली दूसरी वस्तुएं भोजन का हिस्सा रही होगी। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि आज हम जिस तरह किसी एक निश्चित कृष्णकालीन मेन्यू की कल्पना करते हैं, उसके लिए हमारे पास पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है।
अलग अलग प्राचीन ग्रंथों में मिलने वाले खाद्य पदार्थों और ग्रामीण जीवन के संकेतों से ही उस समय की भोजन परंपरा को समझा जा सकता है। वस्त्रों की बात करें तो प्राचीन भारतीय साहित्य में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग प्रकार के पारंपरिक वस्त्रों और आभूषणों का उल्लेख मिलता है। ब्रज के गोप गोपियों के वर्णन भी हमें उसी सांस्कृतिक परिवेश की ओर संकेत करते हैं। महिलाओं के आभूषण, पुरुष के वस्त्र और ग्रामीण जीवन से जुड़ी साधारण पहनावे उस समय के सामाजिक वातावरण का हिस्सा रहे होंगे। हालांकि किसी एक विशेष डिजाइन या रंग को हर व्यक्ति का पहनावा बताना सही नहीं होगा। कृष्णकालीन ब्रज के जीवन में यमुना और वन का महत्व भी केवल धार्मिक नहीं था। गांव के आसपास के प्राकृतिक क्षेत्र पशुओं के लिए चरागाह प्रदान करते थे और नदी जल का महत्वपूर्ण स्रोत थी। पेड़ पौधे, वन और खुले मैदान उस समय के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा थे। इसलिए कृष्ण की बाल लीलाओं में प्रकृति बार बार दिखाई देती है, कभी यमुना के किनारे, कभी वन में, कभी गायों के बीच। इसी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों का जीवन भी विकसित होता था। आज बच्चों के खेलने के लिए अलग अलग मैदान या मनोरंजन के लिए साधन होते हैं, लेकिन उस समय खुले मैदान, पेड़, नदी किनारे और गांव के आसपास का क्षेत्र ही बच्चों के लिए पर्याप्त था। ग्वाल बालों के समूह में खेलना और घूमना केवल मनोरंजन नहीं था, वो उनके सामाजिक जीवन का भी हिस्सा था। ब्रज का समाज भी केवल अलग अलग परिवारों का समूह नहीं था। ग्रामीण जीवन में एक दूसरे पर निर्भरता स्वाभाविक थी। पशुपालन, खेती, दूध दही से जुड़े काम, उत्सव और सामूहिक गतिविधियां लोगों को एक दूसरे से जोड़ती थी। इसी सामुदायिक वातावरण में कृष्ण की लीलाएं भी घटित होती हुई दिखाई जाती है, जहाँ कोई घटना केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे गोकुल या ब्रज समुदाय तक पहुँच जाती है। ब्रज के उत्सव भी इसी सामुदायिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे होंगे। जन्मोत्सव, धार्मिक अनुष्ठान, गोवर्धन से जुड़ी परंपराएं और दूसरे पर्व लोगों को एक दूसरे के साथ लाते थे। लेकिन यहाँ भी अलग अलग कालों में विकसित हुई परंपराओं को सीधे कृष्ण के समय की घटना मानने से बचना चाहिए। कुछ उत्सवों और उनके वर्तमान स्वरूप का विकास आज की धार्मिक परंपराओं में हुआ हो सकता है। फिर भी एक बात स्पष्ट दिखाई देती है, ब्रज के जीवन में धर्म और दैनिक जीवन के बीच आज जैसा स्पष्ट अंतर नहीं रहा होगा। पशुओं की देखभाल, नदी का सम्मान, पर्व त्योहार, परिवार की परंपराएं और सामुदायिक जीवन, इन सब में धार्मिक भाव स्वाभाविक रूप से शामिल रहा होगा। और जब रात उतरती होगी तो आज के शहरों की तरह चारों ओर बिजली की रोशनी नहीं होती थी। गांव का जीवन धीरे धीरे शांत हो जाता होगा। परिवार अपने घरों में लौटते, दिन भर के काम समाप्त होते और प्राकृतिक अंधकार के बीच रात शुरू होती। उस समय जीवन की गति भी आज की तुलना में बहुत अलग रही होगी। शायद यही वो बिंदु है जहां कृष्णकालीन ब्रज और आज के ब्रज के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। आज ब्रज में लाखों लोग आते हैं, सड़कों पर वाहन चलते हैं, मंदिरों के आसपास बड़ी भीड़ होती है और आधुनिक सुविधाएं हर जगह दिखाई देती है। लेकिन उस समय जीवन बहुत अधिक स्थानीय और प्रकृति पर आधारित रहा होगा। फिर भी दोनों के बीच एक गहरा संबंध आज भी दिखाई देता है। आज भी ब्रज में गायों का महत्व है, आज भी दूध दही की परंपरा जीवित है, आज भी यमुना को पवित्र माना जाता है और आज भी कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ी वही ग्रामीण प्रसंग लोगों की स्मृति में बसे हुए हैं। कृष्णकालीन ब्रज के लोगों का जीवन शायद बहुत साधारण था, लेकिन उस साधारण जीवन के भीतर परिवार, प्रकृति, पशुधन, समुदाय और भक्ति एक दूसरे से अलग नहीं थे। यही कारण है कि जब हम श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनते हैं तो उनके पीछे केवल भगवान की दिव्य कथा नहीं दिखाई देती, बल्कि उस समय के ब्रज का पूरा सामाजिक वातावरण भी महसूस होने लगता है। नंद बाबा के आंगन से लेकर यमुना के किनारे तक, गांवों के झुंड से लेकर ग्वाल बालों के खेत तक और घरों में बनते दही माखन से लेकर शाम को लौटते पशुओं तक, ब्रज का जीवन अपने आप में एक पूरी दुनिया था। और शायद कृष्णकालीन ब्रज को समझने की सबसे सुंदर बात यही है कि वह भगवान की लीला और सामान्य जीवन के बीच कोई दूरी नहीं दिखाई देती। जिस रास्ते में ग्वाल बाल गाय चराने जाते थे, वही ब्रजभूमि कृष्ण की लीलाओं की भूमि
बन जाती है। जिस यमुना से लोगों का दैनिक जीवन जुड़ा था, वही भक्तों के लिए पवित्र यमुना बन जाती है। और जिस गांव में लोग अपने रोजमर्रा के काम करते थे, वही आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। समय बदल गया, ब्रज का स्वरूप बदला, गांव और नगरों का विस्तार हुआ, जीवन की सुविधाएं बदल गई, लेकिन उस प्राचीन ब्रज की स्मृति आज भी जीवित है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि श्री कृष्ण के समय का ब्रज, तो इसका अर्थ केवल एक पुराना स्थान नहीं है। ये उस जीवन की स्मृति है जहाँ प्रकृति के बीच परिवार और समुदाय के साथ गायों और यमुना के सानिध्य में एक ऐसा संसार बसा था जिसकी सबसे बड़ी पहचान थी सादगी और भक्ति। और शायद इसी कारण आज भी जब कोई भक्त ब्रज की धरती पर कदम रखता है, तो उसके मन में केवल एक प्रश्न नहीं उठता कि यहाँ श्री कृष्ण कहाँ खेले थे, बल्कि ये भाव भी आता है कि कैसा रहा होगा वो ब्रज जहाँ भगवान ने अपना बचपन एक साधारण ग्रामीण जीवन के बीच बिताया था। यही कृष्णकालीन ब्रज की सबसे सुंदर स्मृति है, जहाँ रोजमर्रा का जीवन भी भक्ति से अलग नहीं था। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।